प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग संवेगवाद या इमोटिज्म के एक ऐसे नैतिक दार्शनिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है सी.एल. स्टीवेंसन। सी.एल. स्टीवेंसन संवेगवाद या इमोटिज्म के उस मूल मान्यता को स्वीकार करता है जिसके अनुसार नैतिक निर्णय जो है वो मुख्यतः संवेगात्मक होते हैं, भावनात्मक होते हैं, वर्णनात्मक नहीं। यानी नैतिक निर्णय केवल जो है वो मानवीय संवेगों को अभिव्यक्त करते हैं। सी.एल. स्टीवेंसन संवेगवाद की इस मूल मान्यता को स्वीकार करता है और अपने नैतिक सिद्धांतों का प्रणय जिस पुस्तक में करता है उसका नाम है एथिक्स एंड लैंग्वेज। जब वो शुभ या उचित के बारे में बात करता है तो सी.एल. स्टीवेंसन holds that ethical terms such as good and right have a strong emotive meanings। यानी शुभ या उचित का अर्थ जो है ये केवल जो है भावनात्मक है। भावनात्मक अर्थ के अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सी.एल. स्टीवेंसन रूडॉल्फ कार्नर तथा एजे एयर की भांति ये मानता है कि नैतिक निर्णय जो है वो तथ्यात्मक नहीं होते बल्कि भावनात्मक होते हैं और भावनात्मक होने के कारण ये तथ्यात्मक निर्णयों की भांति सत्य या असत्य नहीं हो सकते। स्टीवेंसन एयर की अपेक्षा संवेगवाद पर अधिक गंभीरतापूर्वक जो है वो विचार करता है और इस विचार के क्रम में वो अपनी पुस्तक एथिक्स एंड लैंग्वेज को लाता है। वो उस पुस्तक में बेसिकली एथिक्स एंड लैंग्वेज में नैतिक निर्णयों के स्वरूप और उसके प्रमाणीकरण के विषय में बात करता है। स्टीवेंसन का ये मत है कि प्रत्येक नैतिक निर्णय में दो तत्व जो हैं वो अवश्य रूप में पाए जाते हैं। अब वो दो तत्व कौन कौन है? एक को वो कहता है कि वर्णनात्मक तत्व होता है और दूसरा आदेशात्मक तत्व। नैतिक निर्णय में ये दो तत्व जो है समाहित होते हैं, वर्णनात्मक और आदेशात्मक। अब जो वर्णनात्मक शब्द या वर्णनात्मक तत्व का जो स्वरूप है वो यह है कि प्रथम तत्व जो है जो वर्णनात्मक है ये निर्णयकर्ता की किसी भावना अथवा अभिव्यक्ति का वर्णन करता है। ये प्रथम तत्व जो है निर्णयकर्ता की किसी भावना या अभिव्यक्ति का व्यक्तीकरण करता है और दूसरा तत्व जो है जो कि आदेशात्मक है वो कुछ कर्म करने या न करने का आदेश देता है। उदाहरण के लिए जब हम ये कहते हैं कि यह कर्म अनुचित है, इस नैतिक निर्णय का अर्थ यह है कि मैं इस कर्म का अनुमोदन करता हूं और आप भी ऐसा करें। इसी प्रकार जब हम ये कहते हैं कि यह शुभ है या यह उचित है तो इसका अर्थ यह है कि मैं इसका अनुमोदन करता हूं
और आप भी ऐसा करें। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि नैतिक निर्णय का प्रथम तत्व स्वयं निर्णयकर्ता की अनुकूल या प्रतिकूल अभिव्यक्ति का वर्णन करता है। जो वर्णनात्मक तत्व है वो निर्णयकर्ता के अनुकूल या प्रतिकूल अभिवृत्तियों का वर्णन करता है, और द्वितीय तत्व किसी को कुछ करने या न करने का आदेश देता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है, यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि स्टीवेंसन जिसे वर्णनात्मक तत्व कहता है, वह निर्णीत कर्म के विषय में किसी गुण या निर्णयकर्ता की अभिव्यक्ति का वर्णन नहीं करता है। यानी जब हम निर्णीत कर्म के बारे में बात करते हैं, तो ये वर्णनात्मक तत्व निर्णीत कर्म के किसी गुण का नहीं, अपितु स्वयं कर्ता की किसी अभिवृत्ति या आ, किसी आ, संवेग का जो है वो वर्णन करता है। यानी ये कर्म के बारे में बात न करके कर्ता की अभिवृत्तियों के बारे में बात करता है। जबकि स्टीवेंसन का कथन है कि नैतिक निर्णय के वर्णनात्मक तत्व को सत्य या असत्य प्रमाणित किया जा सकता है, किंतु आदेशात्मक तत्व को नहीं। वो ये मानता है कि किसी नैतिक निर्णय में दो तत्व होते हैं, एक तो वर्णनात्मक तत्व और दूसरा आदेशात्मक तत्व। हम वर्णनात्मक तत्व को सत्य या असत्य प्रमाणित कर सकते हैं, आदेशात्मक तत्व को नहीं। अब वर्णनात्मक तत्व निर्णयकर्ता की जिस अभिवृत्ति का वर्णन करता है, यदि वह उसमें विद्यमान है तो वह सत्य है, और यदि विद्यमान नहीं है तो फिर वो असत्य है। नैतिक निर्णयों के संबंध में स्टीवेंसन संवेगात्मक अर्थ को वर्णनात्मक अर्थ की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यानी यदि किसी नैतिक निर्णय में संवेगात्मक अर्थ और वर्णनात्मक अर्थ दोनों है, तो सीएल स्टीवेंसन जो है वर्णनात्मक अर्थ की अपेक्षा संवेगात्मक अर्थ को महत्वपूर्ण मानता है। उसके अनुसार संवेगात्मक अर्थ किसी शब्द की वह शक्ति है जिसे वह शब्द भावनात्मक परिस्थितियों में बार बार प्रयुक्त होने के कारण प्राप्त करता है, और जिसके द्वारा वह अभिवृत्ति का वर्णन करने के स्थान पर उन्हें प्रत्यक्षतः अभिव्यक्त अथवा जागृत करता है। स्पष्ट है कि स्टीवेंसन के मतानुसार इसी संवेगात्मक अर्थ द्वारा नैतिक निर्णय भावनाओं अथवा अभिवृत्तियों को अभिव्यक्त और जागृत करने से संबंधित अपने मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अतः वर्णनात्मक अर्थ की अपेक्षा यह अर्थ इन निर्णयों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। अब स्टीवेंसन के अनुसार, फॉर स्टीवेंसन ethical terms are not the name of qualities of things or act, but are tools for expressing and evoking feeling and attitude of person. हम जिसे नैतिक पद कहते हैं, वो नैतिक पद जो है वो किसी
वस्तु या कर्म का गुण नहीं है, वरन वह नैतिक पद जो है ये वक्ता या श्रोता की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का कार्य करते हैं। इसके बाद जिसे हम नैतिक निर्णय कहते हैं, उस नैतिक निर्णय में दो तरह की चीजें हो सकती है। या तो हम नैतिक कर्म से या नैतिक निर्णय से सहमत हो सकते हैं, या फिर नैतिक निर्णय से असहमत हो सकते हैं। अब इसी के साथ सहमति और असहमति के साथ स्टीवेंसन के नैतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो उपस्थित होता है कि जिसे हम नैतिक सहमति या असहमति कहते हैं, उस नैतिक सहमति या असहमति का स्वरूप क्या है। जब कभी और कहीं कोई विवाद होता है और विवाद होने में दो पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। विवाद का कारण यह होता है कि हम एक पक्ष की बातों से सहमत नहीं होते हैं, और जब उस पक्ष की बातों से सहमत नहीं होते हैं तो एक की सहमति और दूसरे के असहमति के फलस्वरूप जो है दोनों में टसल या फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। और विवाद की स्थिति का मुख्य कारण जो है वो असहमति या डिसएग्रीमेंट है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर इस प्रकार के हम डिसएग्रीमेंट की बात करते हैं तो इस डिसएग्रीमेंट्स का नेचर क्या है। स्टीवेंसन की दृष्टि से हम देखें तो स्टीवेंसन जो है दो प्रकार की असहमतियों की बात करता है। स्टीवेंसन आइडेंटिफाई टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ डिसएग्रीमेंट। फर्स्ट, disagreement in belief, and second, disagreement in attitude। पहला जो है वो विश्वास संबंधी असहमति है। यह असहमति तथ्यों से न होकर के विश्वास संबंधी जो असहमति है इसका संबंध जो है वो तथ्यों से होता है। अब एक ही वस्तु के विषय में दो व्यक्तियों के विरोधी विश्वासों से यह असहमति यानी विश्वास संबंधी असहमति जो है वह एक ही वस्तु के विषय में दो व्यक्तियों के विरोधी विश्वासों से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म आगरा में हुआ था, जबकि दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, आगरा में नहीं बल्कि महात्मा गांधी का जन्म जो है वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब इन दोनों व्यक्तियों के मध्य एक असहमति जन्म लेती है और ये सहमति जो है उनके विश्वासों से संबंधित है, इसलिए इसको हम विश्वास संबंधी असहमति कहते हैं। इन्हें अनुभव द्वारा सत्य या असत्य प्रमाणित किया जा सकता है। सभी वर्णनात्मक विज्ञानों में यही विश्वास संबंधी असहमति या डिसएग्रीमेंट इन बिलीफ पाई जाती है। तो विश्वास संबंधी असहमति को हम सत्य या असत्य सिद्ध कर सकते हैं, और पहले व्यक्ति के कथन को हम असिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गांधी का जन्म जो है वो गुजरात में हुआ था। इसके बाद जो
दूसरे डिसएग्रीमेंट की बात सीएल स्टीवेंसन करता है, वह है डिसएग्रीमेंट इन एटीट्यूड, यानी अभिवृत्ति संबंधी असहमति। अब अभिवृत्ति संबंधी असहमति क्या है? जब एक ही वस्तु के प्रति दो व्यक्तियों के विरोधी अभिवृत्तियों के फलस्वरूप कोई असहमति उत्पन्न होती है, तो उसे हम अभिवृत्ति संबंधी असहमति कहते हैं। इन दोनों प्रकार के असहमतियों में अंतर को स्पष्ट करते हुए सीएल स्टीवेंसन कहता है कि प्रथम प्रकार की असहमति का संबंध तथ्यों से है, यानी जो प्रथम प्रकार की असहमति है उनका संबंध तथ्यों के ठीक ठीक न वर्णन करने तथा उनकी व्याख्या से है, जबकि द्वितीय प्रकार की असहमति तथ्यों को पसंद करने अथवा न पसंद करने से संबंधित है। तो पहली असहमति तथ्यों के वर्णन से है और दूसरा जो है वो अभिवृत्तियों के पसंद या नापसंद से जो है वो संबंधित है। स्पष्ट है कि अभिवृत्ति संबंधी असहमति का संबंध तथ्यों पर आश्रित विश्वासों पर नहीं है, अपितु अभिवृत्तियों, भावनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं में है। यदि मैं कहूं कि विवाह के अवसर पर लाउड स्पीकर बजाना मैं नहीं पसंद करता, तो मुझ में और आप में जो असहमति है वह अभिवृत्ति संबंधी असहमति है। ऐसी असहमति में दोनों अभिवृत्तियों को एक साथ स्वीकारा नहीं जा सकता, पर दोनों में से कोई सत्य या मिथ्या भी प्रमाणित नहीं हो सकती। स्टीवेंसन के अनुसार दोनों प्रकार की असहमतियां स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित हैं। बहुत सी ऐसी असहमतियां होती हैं जिनमें ये दोनों विद्यमान रहती हैं, यानी अभिवृत्ति संबंधी असहमति और विश्वास संबंधी असहमति, दोनों असहमतियां जो है किसी न किसी नैतिक विवाद में जो है वो विद्यमान होती है। अब जब दोनों असहमतियां किसी नैतिक विवाद में विद्यमान है, तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि नैतिक विवादों में किस प्रकार की असहमति जो है वो पाई जाती है। इस विषय में सीएल स्टीवेंसन का मत है कि नैतिक निर्णय में मुख्यतः जो है वो संवेगात्मक तत्व रहता है, पर गौड़ रूप में या सेकेंडरी रूप में वर्णनात्मक तत्व भी रहता है, यानी प्राइमरी एलिमेंट्स जो है वो इमोटिव है और जो सेकेंडरी एलिमेंट है वो डिस्क्रिप्टिव है, यानी ये दोनों रहते हैं। इसलिए नैतिक विवादों में दोनों प्रकार की असहमतियां रहती हैं। जहां तक वर्णनात्मक तत्व है वहां तक विश्वास संबंधी असहमति, और जहां तक संवेगात्मक तत्व है वहां अभिवृत्ति संबंधी असहमति। वर्णनात्मक तत्व जो है वो तथ्यों से संबंधित है, इसलिए वे सत्य या असत्य प्रमाणित किए जा सकते हैं। इसलिए ऐसी असहमति का निराकरण किया जा सकता है, यानी ऐसी असहमति जो तथ्यों से संबंधित है, जो सत्य या असत्य प्रमाणित किए जा सकते हैं, उनका निराकरण हम कर सकते हैं।
पर जहां तक संवेगात्मक तत्व है, वहां अभिवृत्ति संबंधी असहमति का निराकरण कैसे हो सकता है? तथ्यात्मकता का जहां तक संबंध है, वहां तक तो हम असहमतियों का निराकरण कर सकते हैं, लेकिन जहां तक संवेगात्मक तत्व का संबंध है, वहां तक हम असहमतियों का निराकरण कैसे करेंगे? इसके संबंध में सीएल स्टीवेंसन का मत है कि ऐसी असहमतियों के निराकरण में बौद्धिक विधियों के साथ साथ हम निर्बौद्धिक विधियों का सहारा ले सकते हैं, या बौद्धिक विधियों के साथ साथ निर्बौद्धिक विधियों का सहारा लेना पड़ता है। बौद्धिक विधि है तर्क और युक्तियों के द्वारा समस्या का समाधान करना, यानी रेशनल मेथड जो है वो तर्क और युक्ति के द्वारा समस्या का समाधान करती है, जबकि निर्बौद्धिक अर्थ जो है वह, जिसे हम कहें कि उपदेश देना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सुझाव देना, संवेगात्मक शब्दों के द्वारा प्रेरित करना इत्यादि, इन्हें प्रवर्तक विधि भी कहा जा सकता है। निर्बौद्धिक विधि बौद्धिक विधि का विरोधक नहीं है। इन दोनों विधियों में स्टीवेंसन निर्बौद्धिक विधि को महत्वपूर्ण मानते हैं। जब किसी तर्क द्वारा किसी नैतिक निर्णय की पुष्टि की जाती है, तो वे तर्क जिस प्रकार वैज्ञानिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं, वैसी पुष्टि यहां नहीं होती है। वे तर्क केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस निर्णय को पुष्ट करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से केवल विरोधी की अभिवृत्तियों को प्रभावित किया जाता है। प्रत्येक नैतिक निर्णय में आज्ञात्मक तत्व अवश्य रहता है। उसी को विरोधी द्वारा मानने के लिए तैयार कराने हेतु तर्कों का प्रयोग होता है। कोई भी विरोधी किसी नैतिक निर्णय के अनुसार आचरण करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उस निर्णय की पुष्टि उचित कारण बता करके नहीं की जाती है। तर्क द्वारा उचित कारण प्रस्तुत किया जाता है जिससे वह आज्ञा के अनुरूप आचरण कर सके। इसलिए इसे हम आग्रह की विधि भी कहते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सीएल स्टीवेंसन नैतिक विवादों में जिस विश्वास संबंधी असहमति और जिस अभिवृत्ति संबंधी असहमति की बात करता है, वो कहता है कि विश्वास संबंधी असहमति को तो कुछ हद तक जो है हम लोग दूर कर सकते हैं, लेकिन जो अभिवृत्ति संबंधी असहमति है, जिसका संबंध मानवीय संवेग, भावनाओं या अभिव्यक्तियों से है, उसमें जो है नैतिक विवाद का निराकरण उस तरह से संभव नहीं है जिस प्रकार से विश्वास संबंधी असहमति में। तो अगर हम पूरे इमोटिज्म की बात करें, तो इमोटिज्म में रुडॉल्फ कार्नर, एजे एयर और सीएल स्टीवेंसन, ये तीन नैतिक दार्शनिक हैं, और तीनों नैतिक दार्शनिक इस मत पर एक रूपता रखते हैं, या इस मत पर एक समान दृष्टि रखते हैं कि नैतिक निर्णय का मुख्य अर्थ जो है वह संवेगात्मक है, और नीति
शास्त्र का जो है वो मुख्य काम नैतिक भाषा का विश्लेषण है। जब हम नैतिक निर्णयों में प्रयुक्त भाषा का विश्लेषण करते हैं, तो उस भाषा विश्लेषण के साथ अर्थ जो है वो नए रूप में खुलता है। नीति शास्त्रीय कथनों को न तो सत्य प्रमाणित किया जा सकता है, न तो असत्य, क्योंकि ये एक प्रकार की ऐसी छद्म अभिवृत्तियां हैं जो केवल कथन करने का आभास देती है, वस्तुतः कोई कथन नहीं करती। कथन में केवल दो प्रकार के, या तो फिर इंपीरिकल स्टेटमेंट हो या फिर एनालिटिकल स्टेटमेंट हो। ये दो प्रकार के कथन ही सार्थकता की निकष पर खरे उतरते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी है उसी में मेटाफिजिक्स है, उसी में एथिक्स है। तो एथिकल स्टेटमेंट को भी हम ट्रू फॉल्स नहीं कर सकते हैं। ये केवल और केवल संवेगों की अभिव्यक्ति है, संवेगों को अभिव्यक्त करते हैं और अन्य व्यक्तियों में कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये नैतिक निर्णय का स्वरूप, अर्थ और उसकी प्रामाणिकता की क्या कसौटी हो सकती है, ये संवेगवाद की मुख्य मान्यता है, जिसमें रुडोल्फ कार्नप, एजे एयर और सीएल स्टीवेंसन आते हैं। अब हम लोग पूरे संवेगवाद पर एक समीक्षात्मक दृष्टि डालें तो कुछ संवेगवाद में वैसे तो अनेक कमियां हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स की ओर मैं इंडिकेट करूंगा। पहली बात तो यह है कि संवेगवादियों के अनुसार नैतिक निर्णय मात्र मनुष्य के संवेगों, अभिव्यक्तियों की अभिव्यक्ति है। यानी नैतिक निर्णय संवेग और मनुष्य के अभिव्यक्तियों की अभिव्यक्ति है। पर ऐसा करते हुए संवेगवादी ये भूल जाते हैं कि मानव अभिव्यक्तियां जो है वो पूर्णतः निर्बौद्धिक नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि वह अच्छा मनुष्य है, वह अच्छा इंसान है, तब या वह कर्म उचित है, तो हम उस मनुष्य तथा कर्म में पाए जाने वाले कुछ विशेष गुणों के आधार पर ही हम इस निर्णय का मूल्यांकन करते हैं। यानी वह अच्छा मनुष्य है तो उस मनुष्य के अंदर जो है वो कुछ अच्छाइयां हैं जिसके आधार पर हम उसे अच्छा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा कह करके मैं जो हूं केवल अपने संवेगों को अभिव्यक्त कर रहा हूं। हम उसके संबंध में केवल अपनी भावनाएं अभिव्यक्त और अन्य व्यक्तियों में इन भावनाओं को जागृत करने का ही प्रयास नहीं करते। दूसरी बात ये देखने में आ सकती है कि अधिकतर दार्शनिक जो है ये स्वीकार करते हैं कि कुछ विशेष गुण या परिणाम के कारण ही किसी कर्म को हम शुभ या अशुभ कहते हैं। किसी कर्म को हम उचित या शुभ क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उस कर्म का कुछ परिणाम होता है या उस कर्म में कुछ विशेष गुण होते हैं। नैतिक दृष्टि से उसका मूल्य किसी व्यक्ति के संवेगों की अभिव्यक्ति द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कोई व्यक्ति ये कह सकता है
कि हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों के प्रति प्रसन्नता और अनुमोदन व्यक्त करता है। वो कह सकता है कि मैं हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए गए नरसंहार पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और उसका अनुमोदन करता हूं। लेकिन इससे जो है हिटलर का वह कर्म उचित कदापि नहीं हो सकता है। तो ये रही मेटाएथिक्स के अंतर्गत जो इमोटिज्म स्कूल है एथिक्स का, उसके बारे में मुख्य मुख्य बातें। अब हम लोग मेटाएथिक्स के एक ऐसे दूसरे स्कूल पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रेस्क्रिप्टिसिज्म या परामर्शवाद। परामर्शवाद क्या है, इस पर चर्चा हम लोग अगले व्याख्यान में करेंगे।